डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हम जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका, जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, चैप्टर 5 का लास्ट पार्ट है, जो कुल 10 पार्ट। हालांकि ये चैप्टर काफ़ी लेंथी था, जिसकी वजह से ये आपको पार्ट्स में करवाया गया है और 10 पार्ट्स हैं। हालांकि ये 10 पार्ट इसलिए है, 10th पार्ट मेनली इसलिए है ताकि आप कोई भी जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में से मिस ना कर पाओ। हालांकि मैक्सिमम चीज़ें हम इस चैप्टर की कर चुके हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर चुके हैं, एक्टिविटीज कर चुके हैं, इसके अलावा डिटेल में बताया गया है। इसके अलावा इस पार्ट में ये बस कुछ बातें हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन कई बार ये डाउट रहता है कि जैसे हम पढ़ते हैं, कई बार चैप्टर क्लास के अंदर भी पढ़ते हैं, तो टीचर्स भी कई बार इन चीज़ों को छुटवा देते हैं। डू यू नो के कुछ कॉन्सेप्ट आ जाते हैं ऑरेंज कलर के पैसेजेस में, जैसे डू यू नो या फिर मोर टू नो, कुछ इस तरीके से लिखे हुए जो चीज़ें हैं। हालांकि हम तो पार्ट्स में इनको एक्सप्लेन कर चुके हैं, फिर भी कोई हो सकता है एक दो बात मिस रही हो, वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा लेंथी पार्ट नहीं रहेगा ये आपका, इसमें हम जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे। जो बात हम कर चुके हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। और साथ में इस चैप्टर के जितने भी हम पार्ट कर चुके हैं, जो भी 9 पार्ट्स हैं, और खासकर ये 10th वाला भी, सारे के सारे पार्ट्स का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। वहाँ से आप सेपरेटली, क्योंकि यदि आप फर्स्ट टाइम इस पार्ट पे आए हो तो मैं कुछ पार्ट्स के बारे में बताऊंगा ना, कि कुछ बातें हम पढ़ चुके हैं, तो आप उस पार्ट पे जाके उसकी डिटेल ले सकते हैं। हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इस चैप्टर को, अब इस पार्ट को नहीं करेंगे। जैसे सबसे पहले ऑरेंज कलर का एक पैसेज आता है डेंटल कैरीज के बारे में, और डेंटल कैरीज का दूसरा नाम टूथ डिके भी होता है। तो 2 नंबर से रिलेटेड यदि आपसे पूछ लिया जाए सीबीएसई में या फिर बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड एग्जाम में, तो आपको सिंपली इसकी डेफिनेशन ही लिखनी होती है। डेंटाइन या डेंटल कैरीज या टूथ डीके क्या होता है, हालांकि हम पढ़ चुके हैं इसको, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर वाले पार्ट में। तो ग्रेजुअल और सोपनिंग ऑफ एनामल, एनामल और डेंटाइन लेयर क्या होती हैं, ये टीथ के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। और इन्हीं की जो लेयर्स वाइटिस या फिर येलोइस देखने की वजह से हम इनको बोन्स समझ बैठते हैं। तो टीथ बोन्स में नहीं आते हैं, वो एक लेयर्स होती है, बस एक मजबूत जो सब्सटेंस होता है ना, डेंटाइन और एनामल लेयर। और एनामल लेयर है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके बाद डेंटाइन लेयर्स है वो आती है। एनामल काफ़ी क्या है, ये स्ट्रेंथ या फिर बहुत ज़्यादा मजबूत लेयर्स होती हैं, हड्डी जैसी मजबूत होती हैं, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम के साल्ट होते हैं, कैल्शियम साल्ट से मिलके बना होता है। जैसे बोन्स के अंदर भी कैल्शियम साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये डेंटल कैरीज में मतलब टूथ डिके है, इसका मतलब क्या है, हमारे जो टीथ हैं आराम आराम से खराब होने शुरू हो जाते हैं। और किसकी वजह से खराब होते हैं, जब हम अच्छे से उसकी सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं। जब सफाई नहीं करेंगे तो हमारे जो फूड के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, या फिर हम जब फूड खाते हैं तो फूड के कुछ पार्टिकल्स हैं वो टीथ के बीच में रह जाते हैं, अच्छे से सफाई नहीं होती है। हमारी जो सलाइवा है उसके अंदर जब वो मिल जाते हैं, उनके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, शुगर्स को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस एसिड में बनने की वजह से ये एसिड क्या करता है, हमारे जो कैल्शियम के साथ, ये क्या प्रकार, एक प्रकार का बेस है। और जो एसिड है जो कि हमने हमारे बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किए हैं, उसकी वजह से क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से हमारी जो लेयर है ना, ये डैमेज होना शुरू हो जाती है। और डैमेज होएगी तो जो अंदर की जो लेयर्स है, में लिखा हुआ है कि जो हमारे जो सलाइवा है वो हर हिस्से तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से कुछ पार्ट है ना वो जमे रह जाते हैं। और कुछ प्लेक सब्सटेंस है, कुछ कवरिंग है, वो टीथ के ऊपर चढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और उस कवरिंग के अंदर बैक्टीरिया जब इन्वेड करते हैं तो उसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है। इसलिए ब्रशिंग ऑफ द टीथ बड़ा जरूरी होता है। और ब्रशिंग से क्या होता है, जो प्लेक है ना, जो एक लेयर बन जाती है, एक वाइटिश लेयर्स, या फिर जैसे टीथ ब्रश यदि हम नहीं करते हैं तो एक लेयर जम जाती है, उस लेयर को ब्रशिंग से ही हम रिमूव कर सकते हैं। और उस लेयर में क्या है, एसिड वगैरह है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो ब्रशिंग करेंगे तो ये एसिड वगैरह है वो प्रोड्यूस होने से हम बचा सकते हैं। और यदि टूथ डीके को अनट्रीट किया गया, अनट्रीट मतलब उसका इलाज नहीं करवाया गया, तो आगे क्या हो सकता है, हमारा जो टीथ है वो डैमेज होने की तरफ बढ़ेगा। ऊपर वाली लेयर, ये जो दोनों लेयर्स यदि डैमेज हो जाती हैं, उसके बाद आ जाती हैं हमारी पल्प, सॉफ्ट लेयर हैं या सॉफ्ट टिश्यू हैं, वो प्रेजेंट होते हैं लेयर के नीचे। उनके अंदर क्या है, जैसे वो डैमेज होएंगे ना, फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन, या फिर बोल सकते हैं टूथ एक है जो वो स्टार्ट हो जाता है, दांत का दर्द है
वो स्टार्ट हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होती है। उसके बाद हम पेन किलर वगैरह खाते हैं, लेकिन उसके बाद तो उस टीथ का आपको परमानेंटली इलाज ही करवाना पड़ता है। तो इसकी जो टूथ, ठीक है, इसका टॉपिक बताना क्यों जरूरी है, ताकि आप जो ब्रशिंग है, ब्रशिंग की इंपॉर्टेंट या फिर जो टूथपेस्ट है उसकी इंपॉर्टेंस समझ को। और टूथपेस्ट बेसिक होती है नेचर में, हमने पढ़ा था ये एसिड बेस और साल्ट में। टूथब्रश या फिर टूथपेस्ट जो होती है ना, वो बेसिक नेचर की होती है, और जो एसिड बनता है हमारा सलाइवा, और वहाँ पे सलाइवा का भी आपसे पूछा हुआ था, सलाइवा जो हमारी बिफोर मील, खाना खाने से पहले, वो थोड़ी सी बेसिक पीएच होती है 7.4 के आसपास, लेकिन आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, पीएच है वो बिलो 7, मतलब 6.4 या 6.8 के आसपास हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और उस एसिडिक होने का रीजन ही यही है कि एसिड प्रोड्यूस होता है। रिमूव करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं। और टूथपेस्ट का जो टेस्ट है वो सभी को पता है कैसा रहता है, लगभग बिटर है, कड़वा, क्योंकि उसके अंदर बेसिस होते हैं न्यूट्रलाइज करने के। तो इस तरीके से जर्नल एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जो हम ऑलरेडी वैसे पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म रहती है। यह भी वो है यहाँ पे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये नहीं दिया, बता देता हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन एक नाइट्रोजिनस बेस है। जब आप डीएनए पढ़ते हो हायर क्लासेज में, एडेनिन प्रेजेंट होता है, एडेनिन, फिर थाइमिन भी प्रेजेंट होता है, साइटोसिन प्रेजेंट होता है, इसके अलावा आरएनए में यूरेसिल भी प्रेजेंट होता है और ग्वाइनिन भी प्रेजेंट होता है। तो एडिनोसिन होता है ना, ऐसे थाइमोसिन भी होता है। जैसे हम एटीपी पढ़ते हैं, ऐसे सीटीपी भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा सीटीपी, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है, यूटीपी भी हो सकता है, और टीपी भी हो सकता है। तो हम तो ये एक ही पढ़ते हैं, ज़्यादातर फॉर्म इसी की पाई जाती है। एटीपी एनर्जी करेंसी के रूप में माना जाता है। एनर्जी करेंसी मीन्स एक प्रकार से जो भी हम फूड लेते हैं ना, उसको एक एनर्जी की फॉर्म में बदल के रख लिया जाता है। क्योंकि जब भी रिएक्शन होती है, रिएक्शंस में क्या होता है, एनर्जी या तो यूज होती है या एनर्जी रिलीज होती है। और खासकर जब किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन जब होता है ना, उस केस में यहाँ पे जैसे स्पेशली ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होएगी तो उस केस में क्या होएगा, जो एनर्जी रिलीज है उसको हम बॉन्ड फॉर्मेशन के रूप में बचा के रख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एडीपी के मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में होते हैं, तो इसमें एक फॉस्फेट, एडीपी मतलब डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अभी डाई और ट्राई क्या है, ये सिंपली स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे एडिनोसिन हमारा कोई मॉलिक्यूल है, इसके साथ एक फॉस्फेट है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दो हैं तो डाइफॉस्फेट, और तीन है तो ट्राइफॉस्फेट। और इस टाइप का एक बॉन्ड है ना, अलग सा दिखाया हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड, हालांकि हमने पढ़े थे, वो डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक इस टाइप का जो साइन यूज किया हुआ है ना, ये हाई एनर्जी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब ये बॉन्ड बनता है उस टाइम एनर्जी अच्छी खासी यूज करता है, और जब ये टूटता है तो अच्छी खासी एनर्जी है वो रिलीज करता है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सिंपली जो लो एनर्जी कंपाउंड है ना, उनको हाई एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट करके रख लिया जाता है। जैसे हम, जैसे खेत में जो भी पैदावार उगाते हैं और फसल उगाते हैं, तो उसको बेच के आते हैं, तो वहां से पैसा मिलता है, और पैसे से हम घर के जो खर्चे हैं वो निकालते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी की जो एनर्जी है, एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए एटीपी है, वो क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करके रख लेते हैं, और जब भी बॉडी को जरूरत होती है उसी एटीपी को यूज किया जाता है। यही बात आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है जो हमारी बॉडी की, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इस तरीके से काफ़ी सारी टाइप्स की एनर्जी हम पढ़ते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। लेकिन बॉडी के अंदर जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स है, प्रोटीन सिंथेसिस है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस है, मैनी अदर एक्टिविटी जितनी भी होंगी एटीपी को यूज करके होंगी। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, एक एटीपी के अंदर कितनी एनर्जी होती है, यदि उसको हम किलो जूल की फॉर्म में मापें। तो जूल क्या है, एनर्जी की यूनिट है। कैलोरी भी होती है वैसे तो, लेकिन जूल है वो मोर साइंटिफिक यूनिट रहती है। कैलोरी को हम ज़्यादातर फूड या न्यूट्रिशनल पर्पज के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना आपने 30.5 किलो जूल पर मोल है वो, ऑन एन एवरेज एक एटीपी से एनर्जी निकलती है। और एनर्जी जब एडीपी से एटीपी बनता है तब एनर्जी यूज होती है, जो फूड से एनर्जी हुई थी। तो उसमें हमने जैसे पढ़ा था 38 एटीपी के जो मॉलिक्यूल बनते हैं ना, वो इस तरीके से एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट करवाए जाते हैं। जब इसमें से एनर्जी निकल जाती है तो एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलती रहती है हमारी बॉडी के अंदर।
एटीपी के बारे में जनरल आइडिया याद रखना है, क्या है ये, एनर्जी करेंसी। बॉडी की जितनी भी एनर्जी है वो इसी फॉर्म में स्टोर होती है, इसमें यूज की जाती है। बनती कैसे है, एटीपी कहाँ बनती है ये आपको याद रखना है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के टाइम। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एटीपी सिंथेसिस आपसे पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो। इस तरीके से आपको एटीपी का जनरल आइडिया याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम समझ लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको दिए हुए हैं मोर टू नो या डू यू नो से रिलेटेड। तो इसमें टोबैको के बारे में बताया हुआ है। जो टोबैको है किसके अंदर यूज करते हैं, सिगार, सिगरेट्स, बीड़ीज, हुक्का, इनके अंदर टोबैको काफ़ी यूज किया जाता है। लेकिन ये क्या करता है, हमारे लंग्स, टंग टंग लंग्स, हार्ट, लीवर, इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, कैंसर भी कोज करता है। इसके अलावा काफ़ी सारे फैक्टर हैं वो भी बढ़ जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक के फैक्टर। ये आपका एक जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड बताया हुआ है, ताकि आप साइंटिफिकली इन चीज़ों के नुकसान है वो समझ सको। और हालांकि जो यूज करते हैं नुकसान उनको भी पता होते हैं, लेकिन ये क्या है, एडिक्शन इनकी हो जाती है और वो खुद मजबूर हो जाते हैं, इनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनके अंदर जो टोबैको के अंदर एक निकोटिन नाम का जो सब्सटेंस मिलता है, निकोटिन, ये एडिक्शन कोज करता है। और एडिक्शन का मतलब ये है कि एक बार ना मिले ना, बंदे को ललक होती है इसकी। तो इससे रिलेटेड आपको बायोलॉजिकली थोड़ा क्लियर किया हुआ है कि एक बार यदि आप इसकी पेट में चले गए ना, बात में यूज करते करते, तो उसके बाद आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक्स, झटके वगैरह हैं, पल्मोनरी डिजीज, हार्ट से रिलेटेड डिजीज, या फिर जो हमारी ब्लड वेसल से रिलेटेड डिजीज है वो हो सकती हैं। इसके अलावा पल्मोनरी वैसे हार्ट, इसे लंग से रिलेटेड होता है, लंग से रिलेटेड डिजीज मिलेंगी। सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर, काफ़ी कैंसर्स हैं वो भी हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है जो ओरल कैंसर है वो किसकी वजह से होती है, इंडिया में च्यूइंग ऑफ टोबैको और गुटखा की फॉर्म में ज़्यादा यूज किया जाता है। और छोटी छोटी एज के जो बच्चे हैं वो भी आजकल इसके अंदर काफ़ी हमको इंक्लूड होते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो देख के ही ज़्यादातर सीखते हैं, उनको इनका रिजल्ट नहीं पता। बहुत सारे जो हैं बड़ा रेयरली ही इन चीज़ों में एडिक्टेड होता है। और एडिक्टेड यदि वो हो गया, वो भी लाचार है, हालांकि उसको भी पता है कि इससे कैंसर वगैरह है वो होती हैं। तो जाहिर सी बात है, एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, प्रिकॉशन या प्रिवेंशन, है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि हम जितना ज़्यादा उस चीज़ से बचें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यदि हम पहले से उससे अपना बचाव कर लेना वही बेटर रहता है। एक बार यदि हम एक्सपेरिमेंट के चक्कर में इन चीज़ों में फंस गए, उसके बाद तो चाह के भी इनसे निकल नहीं सकते। तो ये डिजीज हैं हमारे शरीर को क्या करेंगे, फिर आराम आराम से डेथ के करीब लेके चली जाएंगी। डू यू नो में आपसे पूछा हुआ है, जो लंग बोला हुआ है, लंग कैंसर है जो सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज है या डेथ कोज करती है हमारे वर्ल्ड के अंदर। और इसमें मेनली क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा था। जो हमारी नेजल कैविटी है, इसके अलावा जो हमारे ट्रैकिया वगैरह इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको सीलिया बोलते हैं। और ये सीलिया क्या करते हैं, हार्मफुल जर्म्स वगैरह हैं, डस्ट हैं, इन पार्टिकल्स को ट्रैक कर देती हैं, मतलब ट्रैप करेंगी, पकड़ लेंगी, जिसकी वजह से ये लंग्स में नहीं जाते, हमारे लंग्स इन्फेक्शन से बच जाते हैं। लेकिन जो टोबैको वगैरह यूज करते हैं उनके ये सीलिया है ना वो डैमेज हो जाते हैं, देख सकते हैं, स्मोकिंग डेस्ट्रॉयज दीज हेयर्स ड्यू टू विच डस्ट एंड स्मोक। ये साइंटिफिक रीजन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या इफेक्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर। तो ये हार्मफुल केमिकल की वजह से डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर कोजिंग कार्सिनो कार्सिनोजेंस, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर कोज करते हैं, कार्सिनोजेंस, वो डायरेक्ट हमारे लंग्स के अंदर जो सेंसिटिव पार्ट होता है एल्वेलाई के अंदर वहाँ पे पहुँचते हैं, और वहाँ पे क्या है, हमारी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, स्टिमुलेट कर लेते हैं। और ज़्यादा स्टिमुलेशन की वजह से वो ग्रो करना शुरू कर देती हैं, डिवाइड करती हैं फास्ट, जिसकी वजह से कैंसर वगैरह है वो हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, कफ वगैरह हो सकती है, अस्थमा हो सकता है। तो काफ़ी सारी जो डिजीज हैं वो यहाँ पे बॉडी के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। वही बात है मेन सबसे बड़ी, कि आप इससे बचाव ही कर सकते हो। एक बार आप एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए इस चीज़ में इंक्लूड हो गए तो चाह के भी आप इससे आप अपने आप को निकाल नहीं पाते हो। उसके बाद डू यू नो में ही एक जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एलोलर सरफेस एरिया। और ये एलोलर सरफेस एरिया कितना ज़्यादा होता है, आपको बताया हुआ है 80 मीटर स्क्वेयर। यदि हम हमारी एलोलाई को निकाल के बाहर इस तरीके से फैलाएं तो कितना ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर सकती हैं वो। ऐसा इमेजिन करो आप, हमारे पास एक 9 मीटर लंबी क्या है, कोई भी
एक या तो फील्ड मान लो आप, या फिर ऐसे मान लो कि एक 9 मीटर ऊंची एक दीवार है और वो दीवार हमारी इसी तरीके से चौड़ाई में भी 9 मीटर की चौड़ाई है। और मीटर का यदि मैं आइडिया दूं आपको, जो लगभग 3 मीटर होता है ना, वो एक स्टोरी के बराबर होता है, एक मंजिल के बराबर। और इस तरीके से मान लो एक 3 स्टोरीड कोई भी हमारे पास बिल्डिंग है, उसकी एक वाल देख रहे हो आप, और वो वाल कितनी है, 3 मंजिला वाल जितनी ऊंचाई है ना उतनी उसकी चौड़ाई है, इस तरीके से। और इतना ज्यादा जो सरफेस एरिया है वो हमारे एलोलाई के अंदर ये बैलून लाइक जो स्ट्रक्चर्स है ना, इसलिए डिजाइन की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया है वो बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा गैसेज का डिफ्यूजन। हालांकि हमारा जो सरफेस एरिया, बॉडी का सरफेस एरिया ना, वो इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। हमारा जो यदि पूरा का पूरा सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करें बाहर की स्किन का, वो बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। तो हमारी बॉडी का, जैसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं, वो भी बड़ी लंबी होती है, 6.5 मीटर। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो यदि हम फैलाएं, ऐसे ही ब्लड वेसल्स को फैलाएं तो बहुत लंबी किलोमीटर की एक ट्यूब बन सकती है, लगभग 65,000 किलोमीटर्स की है ना, वो एक आप ट्यूब बना सकते हो, इतनी लंबी, इतनी हमारी ब्लड वेसल्स। तो हमारे सिस्टम है बॉडी के अंदर, जितने भी अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वो अपने आप में इतने यूनिक हैं, आप चाह के भी उसकी कॉपी बड़ी रेयरली है वो बना सकते हो। यदि बना भी दी, वो डुप्लीकेट ही बनेगी, वो ओरिजिनल नहीं बन सकती। तो ये ब्यूटी ऑफ लाइफ लिविंग सिस्टम या लाइफ साइंस हम बोल सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें इतनी कम जगह पे हैं कि वो यदि आप बाहर उसकी इमेजिनेशन करो तो बहुत ज्यादा वो एरिया में फैल सकती। तो ये तो क्रिएशंस हैं, भगवान ने जिस भी तरीके से हमको बनाया हुआ है, वो बड़ा एक ब्यूटीफुली डिजाइंड की हुई बॉडी है। और जितना आप अपनी बॉडी के बारे में समझते हो उतने ज़्यादा आपको इसका इंटरेस्ट जागता है। इसलिए लाइफ प्रोसेस बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहता है, ये बताता है कि हमारी बॉडी के किस भाग में कौन से ऑर्गन किस तरीके से काम करते हैं। और जब हम पढ़ते हैं उनके बारे में और हमारी बॉडी के बारे में, हमको ये पता लगता है कि किन पार्ट्स की हमको किस तरीके से केयरिंग करनी है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों से किस तरीके से बच सकते हैं। एक प्रकार से मेडिकल लाइन के लिए आपके रास्ते है वो खोल देता है चैप्टर। के बाद हम देख लेते हैं बिकॉज लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल। ये इसलिए ज़्यादा सरफेस एरिया होता है क्योंकि 9 × 9 स्क्वेयर का एरिया क्या होता है, 81 मीटर। इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा सरफेस एरिया। और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपसे बात, जो आपको लगता है भाई बड़े ही साइंटिफिक फैक्ट हैं, जो आप इमेजिन करो तो उसमें क्या दिया हुआ है, यदि हमारी बॉडी में ये केवल डिफ्यूजन ही यूज किया जाए इसके लिए, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए, या फिर हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम यदि ना हो, सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो, ब्लड वगैरह ना फ्लो करे, और हम कैसे इस पे डिफ्यूजन पे डिपेंडेंट रहें। डिफ्यूजन क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पार्टिकल का मूवमेंट। जैसे एक अगरबत्ती जल रही है, धुआं उसमें से निकल रहा है, और उसकी स्मेल को पहुंचने में थोड़ा टाइम तो लगता है, हालांकि वो एयर में है, वो फास्ट फास्ट मूव कर लेते हैं पार्टिकल गैस के, लेकिन हमारी बॉडी में वाटर में से जब उनको मूव करना पड़ता है तो टाइम लगता है। मान लो लंग्स के अंदर हमारी जो गैसेज हैं वो चलेगी, वहाँ पे डिफ्यूजन हुआ, और यदि वहाँ पे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो, सेल के बाद सेल ही आपस में जुड़ी हुई हो, तो उससे क्या होएगा, यदि हमारे पास यहाँ पे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन एक बार चली गई ना, पाँव के अंगूठे तक कुछ डिफ्यूजन में पहुँचते पहुँचते लगभग 3 साल का टाइम लग सकता है। एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हमारे लंग्स से पाँव के अंगूठे तक पहुंचने में लगभग 3 ईयर्स तक का, यही बोला हुआ है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का इतना टाइम लगाएगा। इसलिए जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर जो ब्लड है, इसका मेन काम यही है कि क्या करे, फास्ट करे काम को। और फास्ट कितना करता है हमारा ब्लड, 1 मिनट के अंदर अंदर, जहाँ से मान लो यहाँ से कोई ब्लड की सेल्स हैं वो यहाँ पे हैं, तो 1 मिनट में पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके वापस यहीं आ जाती हैं। 1 मिनट के अंदर वो काम कर देता है जो काम 3 साल में हो सकता था डिफ्यूजन की वजह से। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम की आपको इंपॉर्टेंस है वो बताई हुई है, वो गैसेज का होता है हमारी बॉडी में। के बाद हम पढ़ लेते हैं ब्लड प्रेशर, और इसके बारे में मैं डिटेल हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बता चुका हूँ। बस ये मैकेनिज्म आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की जाएगी, प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट है ये पिक, जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग पिक है। हालांकि इससे प्रीवियस पार्ट में भी हम इसके बारे में अच्छे से समझ चुके हैं किस तरीके से हमारा जो बीपी है मापते हैं। और बीपी दो रेंज में मापा जाता है, 80 एंड 120। 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। और इसको मापने का क्या तरीका होता है, एक होता है हमारे पास कफ पट्टी सी होती है, रबड़ कफ बोलते हैं इसको, और ये क्या है, एक ट्यूब है वो इस कप के साथ जुड़ी हुई होती है। और ये कफ कैसा होता है, 2 लेयर्स में होता है, ऐसे बीच में से थोड़ा खाली होता है, और एयर
वाली जो ट्यूब है ना, ये बल्ब है जो, इसे हम क्या करते हैं, एयर इसके अंदर पंप करते रहते हैं। पंप करेगा तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं या फिर हमारा जो हाथ है ना, इसको क्या करता है, उड़ता रहता है, मतलब ये कम से कम इसको स्पेस है वो प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो अच्छे से हो पा रहा था ना, इसमें से अर्टरीज में से, तो वो ब्लड फ्लो रुक जाता है। यहाँ पे देखो कोई भी रेड कलर आपको नहीं दिखाई दे, अर्टरीज है यहाँ पे टोटली बंद हो चुकी हैं। और ये हम देख लेते हैं एक बार, तो इसके हम पंप करते रहते हैं, और जो प्रेशर है, ये स्पिग्मोमैनोमीटर के बारे में आपकी वर्किंग है वो बताई हुई है डायग्राम में। तो इसमें क्या है, इस मीटर के अंदर, प्रेशर मीटर के अंदर जो वैल्यू है वो बढ़ती रहती है। तो एक बार तो हम जैसे 140, 160 या फिर 180 तक है जो, वो प्रेशर बढ़ाते रहते हैं। जैसे जैसे हम पंप करेंगे ना और ये फूलेगा, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ता रहेगा। और एक बार तो हम प्रेशर को बढ़ा के कहाँ तक ले जाएंगे, 180 तक। उसके बाद क्या करेंगे फिर, आराम आराम से यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, और इस वाल्व को थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, और आराम आराम से खोलेंगे तो क्या होगा, ये प्रेशर शुरू होएगा। और जैसे कम होएगा ना, तो हम स्टेथोस्कोप लेंगे, स्टेथोस्कोप से हमारे एक साइड में जो उसको लगा के, और उसकी साउंड वहां पे सुनेंगे। और साउंड इस जगह पे सुननी शुरू होगी जैसे जैसे आप वाल्व खोल रहे हो, इसमें से एयर निकल रही है ना, तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या होएगा, आपका साउंड है वो आनी शुरू होगी। और साउंड किसको आना शुरू हो रही है, यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा ब्लड है ना वो फ्लो करना शुरू कर देता है। मतलब इस प्रेशर पे आके हमारे ब्लड ने इतना प्रेशर लगाना शुरू कर दिया है कि वो इजिली हमारे जो आर्टरीज यहाँ पे बंद हुई थी ना, उनको खोल सकते हैं। और उसके बाद क्या है, वो ब्लड फ्लो की साउंड हम सुन सकते हैं। और जिस पे या जिस रीडिंग पे आपको वो साउंड सुननी शुरू हुई है, वो 120 जो रीडिंग रहेगी, वो आपका कौन सा रहता है, सिस्टोलिक प्रेशर। तो प्रेशर बिल्ड हुआ है, हार्ट ने इतना प्रेशर लगाया है कि हमारे जो बंद आर्टरीज हैं उनको खोला जा सके। और उसके बाद और ज़्यादा हम इसको वाल्व को खोलते रहते हैं, और क्या है, प्रेशर की वैल्यू कम होती रहती है। और लगभग जब 80 पे हम आते हैं ना, तो ये जो साउंड है वो आनी बंद हो जाती है, ब्लड है वो नॉर्मली फ्लो करना शुरू करता है। तो साउंड का सुनना स्टेथोस्कोप से, और जरूरी नहीं कि इसको हम हार्ट की साउंड सुनने के लिए यूज करते हैं, आर्टरीज की साउंड या पल्स रेट होती हैं जो जो हमारी नब्ज धड़कती रहती हैं, जिस तरीके से हार्ट धड़कता है ना, ऐसी ही पल्स रेट भी होती हैं, तो उसको भी सुनने के लिए इसको यूज करते हैं। तो ऐसे स्पिग्मोमैनोमीटर है जो हमारा ब्लड प्रेशर मापता है, उसकी इस डायग्राम में बड़े अच्छे से इंपॉर्टेंट है, वो बताई हुई है किस तरीके से काम करता है। ये हम दूसरी बार पढ़े हैं, इससे पहले पार्ट 9 के अंदर भी ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ये सेकंड लास्ट डू यू नो, या फिर हम पढ़ते हैं मोर टू नो, ज़्यादा जानने के बारे में। और इसकी भी डिटेल हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में अच्छे से पढ़ चुके हैं, और डायग्राम में भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से हम कर चुके हैं कि क्या कुछ यहाँ पे ब्लड है वो किस तरीके से है, फिल्टर किया जाता है। जो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड है। डायलाइजिंग फ्लूइड की कंसंट्रेशन सेम होती है ब्लड की कंसंट्रेशन के, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होता, यूरिया नहीं होता। और वो यूरिया क्या होएगा, ब्लड से, ब्लड की ट्यूब से इसमें येलोइस कलर में आ जाता है। और ये येलोइस कलर है का जो फ्लूइड है, डायलाइजिंग फ्लूइड, वो एक बोतल के अंदर इकट्ठा होता रहता है। और एक पंप भी लगाया जाता है ताकि हमारे हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। नेटवर्क और हमने जोड़ दिया यहाँ पे ट्यूब्स का। हमारा हार्ट तो किसके लिए बना हुआ है, हमारी बॉडी के अंदर का सर्कुलेशन संभालने के लिए। और यदि हम एक्स्ट्रा सर्कुलेशन भी करवाना चाहते हैं उससे, तो हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े, तो एक एक्स्ट्रा पंप भी लगाया जाता है ताकि वो क्या करे, हमारा जो सर्कुलेशन है ना उसको संभाले। और आर्टरीज से ब्लड को निकाला जाता है, और वेन्स के जरिए बॉडी के अंदर उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी है ये एक प्रकार का हीमोडायलिसिस, ब्लड की फिल्ट्रेशन की जाती है जिन पर्सन की किडनी है वो फेल हो जाता है प्रॉब्लम की वजह से, किसी डिजीज या फिर इंजरी की वजह से। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी आपको बोली हुई है, लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है हमारी किडनी के अंदर, 180 लीटर फिल्ट्रेट। लेकिन यूरिन की प्रोडक्शन कितनी होती है, लगभग यहाँ पे दिया हुआ ओनली 1 लीटर और 2 लीटर, 1 से 2 लीटर यूरिन है वही प्रोड्यूस होता है। 180 लीटर में से सोचो 1 से 2 लीटर यूरिन है वही यहाँ पे प्रोड्यूस हो पाएगा। इसकी वजह से जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन होता है, हमने जब नेफ्रॉन के बारे में यूरिन फॉर्मेशन देखा था, तो वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, और वहाँ पे भी इस कॉन्सेप्ट को बताया था कि इतनी कम अमाउंट ही प्रोड्यूस हो पाती है यूरिन की, हालांकि फिल्ट्रेट इतना ज़्यादा बनता है। फिल्टर इतना ज़्यादा बनता है, ब्लड जब फिल्टर होता है ना, तो जो वाटर वगैरह वो एकदम से सारा छन के आ जाता है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी में इसके बारे में क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये जो रीएब्जॉर्प्शन नाम की चीज़ है ना, ये नहीं होती यहाँ पे।
तो पर्सन को साथ साथ में क्या करना पड़ता है, हाइड्रेटेड भी रखना पड़ता है। तो ग्लूकोज वगैरह चढ़ा के उसके अंदर, क्योंकि वाटर भी साथ साथ में यहाँ पे डिफ्यूज हो सकता है, तो साथ में वाटर की सप्लाई भी देनी पड़ती है। यदि ऐसे फिल्ट्रेशन करते रहे तो जाहिर सी बात है वाटर लॉस भी उस पर्सन के अंदर देखा जा सकता है। इस तरीके से जो हीमोडायलिसिस है वो यहाँ पे होती है। लास्ट जो थिंक इट ओवर, ये आपके ये दिया हुआ है कि आप इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हो। ऑर्गन डोनेशन बड़ा ही एक अच्छा काम या बिजनेस एक्ट वो माना जाता है सोसाइटी के अंदर। और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि डोनेट किए जा सकते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो कि हम लिविंग स्टेट में ही डोनेट कर सकते हैं। वो यदि हम, जो डोनेशन का मतलब ये भी होता है कि आप बिना किसी सामने वाले जो पर्सन है, पेशेंट है, उससे किसी चीज़ की डिमांड करे बगैर यदि आप कोई चीज़ देते हो, डोनेशन उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स हैं दिए जाते हैं, जैसे कि कॉर्निया है, किडनी है, हार्ट है, लीवर, पैनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मैरो, ये डोनेट हो सकते हैं। और ज़्यादातर डेथ के बाद ही डोनेशन होता है। अब जिस इंसान की डेथ होगी वो तो क्या ही डोनेट करेगा। इसमें क्या रहता है, अलग अलग हॉस्पिटल्स में प्रोसीजर रहता है, वहाँ पे आपको अपनी डिटेल है वो देनी होती है। और एक ऐसे पर्सन का आपको वहाँ पे उनको डिटेल देनी पड़ती है जो कि आपकी डेथ के बाद उनको इन्फॉर्म कर सके। और डेथ के लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर जो भी ऑर्गन आपकी बॉडी से निकालने हैं वो निकाल लिए जाते हैं और किसी दूसरे पर्सन को वो यूज में आ जाते हैं। उससे क्या है, उस पर्सन की जो लाइफ है वो काफ़ी सुधर सकती है। हो सकता है जैसे हमारी जो आंखें हैं, वो आंखें दूसरे पर्सन के अंदर हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहती हैं। तो हम संसार को देख सकते हैं अपने अंदर, लेकिन मतलब मरने के बाद भी, लेकिन ये नहीं है कि हम जिंदा रहेंगे उस चीज़ में। तो हमारे बॉडी के ऑर्गन है ना, वो जिंदा रह सकते हैं, हमारे अंश वो बचे रह सकते हैं डेथ के बाद भी। और रियल में डोनेशन इसी चीज़ को बोला जाता है। जैसे ब्लड डोनेशन भी होता है, तो ब्लड डोनेशन भी बड़ा ही अच्छा काम होता है यदि आपकी बॉडी उसके लिए तैयार है। लगभग 18+ के बाद ब्लड डोनेशन आप कर सकते हो, लेकिन बॉडी उसके लिए क्या होनी चाहिए, फिजिकली प्रिपेयर्डनेस भी होनी चाहिए। काफ़ी सारे जो ब्लड डोनेशन करते टाइम घबरा जाते हैं, तो उनसे डोनेशन नहीं होता। बॉडी को भी थोड़ा फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और डोनेशन रियल में बोला ही उसको जाता है जो आप कुछ ऐसी चीज़ दे सकें जो जिससे आप दूसरे से फायदे की उम्मीद ना करें। पैसे वगैरह का भी डोनेशन होता है हालांकि, लेकिन सबसे अच्छा डोनेशन अपने बॉडी ऑर्गन का हम कर सकते हैं। इसलिए ये अवेयरनेस से रिलेटेड बात की हुई है कि वैसे भी मरने के बाद ऑर्गन्स हमारे चलते में, तो उसके बाद या फिर दबा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उनको डोनेट करके किसी भी पर्सन की जो लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जिस पर्सन के पास जो चीज़ नहीं होती उसी को उसकी बड़ी सबसे ज़्यादा कदर होती है। और जिसके पास होती है, जैसे हमारे ऑर्गन्स हमारे पास नॉर्मल एक्टिव हैं, हमको कई बार उसकी कदर नहीं रहती। और हमारे जब वो डैमेज हो जाते हैं, जब हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे चार्जेज लगते हैं, तब जाके हमको अकल आती है कि हाँ, ऑर्गन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जो भी बायोलॉजिकल चीज़ें हैं ना, जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं, उनकी आप डुप्लीकेट चीज़ों से इतना काम नहीं चला सकते। ऐसे तो डुप्लीकेट हार्ट भी है, डुप्लीकेट लंग्स भी आते हैं। तो एक पर्सन है जिसको लगभग 72 ईयर्स तक आर्टिफिशियल लंग्स के अंदर रखा गया, लेकिन उसके बाद की डेथ भी हुई। हालांकि उसको इतना लंबे टाइम तक रखा गया, वो जिंदा तो रहा लेकिन वो कहीं चल फिर नहीं सकता था, एक ट्यूब के अंदर ही उसको बंद रहना पड़ता था। तो ये ऑर्गन्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके पास होते हुए आप इनकी कदर नहीं करते, लेकिन एक बार निकल जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको इनकी कदर करना सिखाते हैं। और एक बार यदि ऑर्गन चला जाता है, जैसे आइज हैं, किसी के चश्मे चढ़े हुए हैं, वो को कदर होती है कि आइज की देखभाल कितनी जरूरी है। विदाउट स्पेक्स वो चीज़ों को नहीं देख सकता, एक प्रकार का लगभग अंधेरा ही मानो, ढंग से नहीं देख पा रहा यदि वो चीज़ों को। तो ऐसे आपको थोड़े याद रखने हैं कि मरने के बाद कौन कौन से हम ऑर्गन है वो डोनेट कर सकते हैं। और कई बार कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी, पार्ट ऑफ लीवर, लंग, ये हमारे कुछ इनके टिश्यू हैं, वो डोनर अलाइव है उस टाइम भी डोनेट कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर केस में इनकी जिंदा जब हैं उस टाइम कब जरूरत पड़ती है, जब हमारा कोई फैमिली मेम्बर है वो प्रॉब्लम हो, क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनको डोनेट करने के लिए लीवर को डोनेट कर देते हैं। किडनी है वो भी डोनेट करनी पड़ जाती है, क्योंकि कोई किसी की फैमिली यदि कोई इंसान इन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, किसी ऑर्गन के डैमेज से, तो ऐसे उसको मरता हुआ नहीं देखा जा सकता। इसलिए ये डोनेट किए जा सकते हैं, खासकर क्लोज रिलेटिव से, क्योंकि भाई हमारी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो इतने ज़्यादा क्लोज रिलेटिव से लिए जाएंगे तो उनके अंदर हमारा क्या है, इम्यून सिस्टम है ना,
इम्यून सिस्टम उनको खत्म नहीं करेगा। वरना तो एक प्रॉब्लम रहती है ऑर्गन डोनेशन के टाइम कि बड़ी मुश्किल से आप किडनी लेके आए कहीं से और हमारी बॉडी में या फिर किसी पर्सन की बॉडी में डाला और हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको खत्म कर दिया। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बना ही इस चीज के लिए है कि बाहर से यदि कोई भी चीज आ गई ना उसको खत्म करेगा टेररिस्ट मान के। जैसे हमारे देश में यदि कोई बाहर से टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो बॉडी क्या करेगी, उसको खत्म करने की कोशिश करेगी। उसको डर होता है कि कहीं ना कहीं ये नुकसान ना पहुंचा दे। तो हमारा इम्यून सिस्टम को फिर क्या किया जाता है ऑर्गन डोनेशन के टाइम, प्रेस किया जाता है। ये बात हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। सप्रेसेंट कुछ ऐसी ड्रग्स ली जाती हैं इसके द्वारा, रेसिपिएंट के द्वारा, ताकि उस ऑर्गन को हम क्या नहीं कर सकें, हमारी बॉडी है वो डैमेज ना कर सके। काफ़ी चांसेस होते हैं कि किडनी है वो फेल कर देती है, हमारी बॉडी अच्छी खासी किडनी को फेल कर सकती है दूसरी जगह से आई हुई। तो इसलिए ये जो ड्रग्स हैं उसको हैं। अब हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है इस दवाइयों की वजह से, तो हमारे जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो भी काफ़ी बढ़ चुके हो। हालांकि वो हम बोल सकते हैं कि वो प्रॉपर क्योर तो नहीं है, बस ये है कि काम चला सकता है, उसका जो भी लाइफ स्पैन है उसको कंप्लीट करवा सकता है जितना भी जैसा भी हो। तो इस तरीके से जो ऑर्गन डोनेशन है वो किया जा सकता है, बड़ा ही जेनरस एक्ट है। और इस टाइप की डोनेशन ही आपकी रियल अच्छे कर्मों में काउंट होती है। और इनसे आप क्या कर सकते हो, मरने के बाद भी रह सकते हो। आपका हार्ट मरने के बाद भी किसी दूसरे के शरीर में धड़क सकता है। हालांकि वहां पे मेमोरीज तो नहीं हो सकती। कभी सोचो कि भाई वो इंसान है उसके अंदर आप अपने दिमाग के से आप सही जीता रहो, आपका ब्रेन खत्म, तो इसका मतलब आपकी हार्ड डिस्क सारे के सारी मेमोरीज आपके साथ ही खत्म हो जाती हैं। हालांकि मरते टाइम भी हमारे दिमाग के अंदर जितनी भी जो मेमोरीज हैं वो जैसे डिलीट होता है ना फोल्डर, जब हम लैपटॉप या फिर किसी में कोई भी फोल्डर डिलीट करते हैं तो इस तरीके से हर एक फाइल काउंट होती हैं। इस तरीके से हमारी मेमोरीज हैं वो आराम आराम से डिलीट होती रहती हैं। ब्रेन को भी खत्म होने में टाइम लगता है डेथ के बाद, अच्छे से उसकी प्रॉपर वर्किंग बंद होने में। सबसे बाद में तो ब्रेन ही है वो खत्म होता है। हालांकि ये ऑर्गन्स हैं इनकी लिमिट होती है। जैसे सेल के अंदर क्या है, कोई भी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, एटीपी फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, तो जो सेल है उनके अंदर एनर्जी नहीं बनेगी तो वो डेड होना शुरू हो जाती है। कुछ ऑर्गन्स हैं वो जल्दी जल्दी डेड हो जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है। तो इनको भी डेड होने से पहले पहले हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट है करवा सकते हैं। और काफ़ी क्या है अच्छा काम है, आपको भी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हो। और साथ में आप इसके रिलेटेड अवेयरनेस होने से काम नहीं चलता, आप इससे रिलेटेड कुछ स्टेप उठाते हो तभी उस नॉलेज का आपके लिए फ़ायदा होता है। इस तरीके से आप भी इस चीज़ की तरफ अप्रोच कर सकते हो। और जैसे आप देख सकते हो हमने जो लाइव प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर हैं वो भी आपको इसी डिटेल के साथ बड़े अच्छे ढंग से करवाए जाएंगे। हमारा मकसद ये नहीं कि टोटली एग्जाम्स को आपको फोकस करना, कुछ ऐसी नॉलेज भी आपको प्रोवाइड की जाए जो आपको आने वाले टाइम में अपने लिविंग सिस्टम से रिलेटेड या फिर अपने जो साइंटिफिक चीज़ों से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकली जोड़ सके। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश की जाती है कॉन्सेप्चुअली चीज़ों के साथ डील करने की। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर। थैंक यू सो